नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है अध्याय 2 के बारे में, जो कि है हिस्ट्री से। जैसा कि हमने आपको हिस्ट्री इतिहास के जो है पहले चैप्टर के बारे में जो है आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। और इसके बारे में हमने जो क्वेश्चन आंसर थे, जो होमवर्क था, वो भी हमने आपका कंप्लीट करवा दिया है वीडियो में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका कोई डाउट उसमें नहीं बचा होगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं मुझे ये सवाल पूछना चाहिए या मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अध्याय 2 किसके बारे में है, ठीक है। अध्याय में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, मैं कहता हूं कि नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अगेन आप 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो फिर से देख करके अपनी उस चीज को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश मतलब ताजा करें। कि जैसे आप नोट बना रहे हैं, तो नोट्स बनाने से फायदा क्या होता है कि जो मैंने वीडियो में आपको 1 घंटे या 2 घंटे जो भी लग जाते हैं, उसमें समय लग जाता है, उससे क्या होता है अगर आपने जो छोटा नोट्स बनाया है उसको 15 मिनट्स में, 15 मिनट में या 10 मिनट में आप पढ़ लिए, तो आपको जो जानकारी है इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल गई। क्योंकि देखिए, कभी भी आप चाहे जो भी बनना चाहते हो अपने जीवन में, अंडर द सन कहने का मेरा मतलब होता है, एक मैं एक्चुअल आपने सुना होगा, अंडर द सन मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो जरूरी जानकारियां हैं वही पढ़नी है, जो आपके काम की जानकारियां हैं वही पढ़नी है। तो हमें यहाँ अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ बताता भी रहता हूँ, फिर भी थोड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नोट्स और बुक और पेन अपने पास रखे हैं तो प्लीज इनको नोट्स करते हुए चलिए। आइए मैं कुछ बता देता हूँ आपको। देखिए बच्चों, मैं जैसे कि ये बहुत बेसिक से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, इन चीजों को। तो मैं यहाँ से बता दूं कि ऐसा मैं ज्यादा किसी कंपटीशन लेवल पे भी तो यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ। फिर भी जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी उपयोगी है। फिर भी जैसे जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, या मैं इसको लिख दूं हिंदी में इतिहास, ठीक है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को, चूंकि इतना लंबा इतिहास हमारा है कि उनको हमें पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने कोई बुक भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे उसमें चैप्टर, जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, अध्याय है ना, अध्याय 2 है, अध्याय 3 है। तो जब आप पूरे अध्याय को पढ़ लेते हैं तो आपका एक एग्जाम होता है कि इसमें इतने अध्याय तक आता है। लेकिन हमें क्या है, जब हिस्ट्री को पढ़ना होता है तो हिस्ट्री इतनी बड़ी है हमारी कि हम उसको डिवाइड कर रखे हैं पार्ट्स में। एक आता है हमारा प्राग ऐतिहासिक, क्या आता है, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग इतिहास, ठीक है, इसको प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग इतिहास कह सकते हैं हम। एक हमारा आता है आद्य इतिहास, क्या आता है, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। और एक होता है इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास के बारे में भी इसको बता सकते हैं कि आधुनिक इतिहास हमारा ये है, ठीक है। तो जो प्राग इतिहास हमारा है वो जब से हमने स्टार्टिंग की एकदम इनिशियल से, ठीक है, इसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं, इसको हम पाषाण काल भी बोलते हैं, पाषाण काल भी बोलते हैं। क्यों पाषाण? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है बच्चों? पत्थर अर्थ होता है। तो इसको हम पत्थर का क्यों काल बोलते हैं? क्योंकि इस काल मतलब समय, यानी ये पत्थर का समय था। क्योंकि उस समय हम जब इनिशियली मानव का विकास होता है तो हम पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे और पत्थर का उपयोग अपने जीवन में करते थे, इसलिए इसको पत्थर का काल बोला गया या पाषाण काल बोला गया। आद्य इतिहास और इतिहास, देखिए हम आपको क्या कह रहे हैं कि आप अभी थोड़ा सा ये याद रखिए कि हम इस क्रम में पढ़ते हैं चीजों को। आज आप जो देखेंगे, क्या देखेंगे, आज हम यहाँ प्रागैतिहास की काल के बारे में बात करेंगे या पाषाण काल के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक छोटी सी जानकारी नोट कर लीजिए। देखिए, इस पाषाण काल को भी 3 कालों में बांटा गया है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं पाषाण काल की, ठीक है, पाषाण काल की बात करूं तो इनको भी 3 कालों में बांटा गया है, ठीक है। एक पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, एक मध्य, ठीक है, और एक नव पाषाण काल, ठीक है। एक क्या हो जाता है, मध्य पाषाण काल, और एक क्या हो जाता है, पूरा पाषाण काल। तो जब भी आप पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी 3 डिवाइडेशन हो जाता है। यानी अगर मैं कहूं कि इसमें भी 3 ब्रांचेस इसके निकल के आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इतना इतिहास बड़ा है। अगर जानकारी आपको समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं भी समझ में आ रही है तो आप इतना समझिए कि ये इतिहास है, इसको हम पढ़ेंगे कितने भागों में, 3 भागों में, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्राग इतिहास या पाषाण काल की बात करेंगे आज इस चैप्टर में।
जो कि हम देखेंगे कि मानव का विकास जो शुरुआत दौर में होता है वो कैसे होता है। अगले चैप्टर में आप आद्य इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। चलिए हम अभी पहले इसको रिवाइज करते हैं और चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। अपना हम क्या शुरू करते हैं, अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि देखने में आपने जानकारी नोट ही कर ली होगी, आई होप, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं एक अध्याय 2 की तरफ। और जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आप अपना अध्याय पढ़िए तो उसमें अपने जो चैप्टर की हेडिंग है उसको जरूर याद भी रखिए और उसे समझिए कि वो उसका क्या मतलब है। जैसे आप देखते नहीं, जो मूवीज के आप मूवीज देखते होंगे, कुछ आप कहानियां पढ़ते होंगे, तो उस कहानी का कोई नाम होता होगा, तो वो सारा जो सार है उस चीज का उसमें नाम में ही छिपा रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई साहब, हम देख रहे हैं आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। हमने बताया था क्या होता है शिकार, क्या होता है शिकार, मतलब किसी जानवर का शिकार, ठीक है। आखेट खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्रहण मतलब क्या होता है, गैदरिंग, इकट्ठा करना, खाने को क्या करना, खाद्य मतलब खाना या खाद्य जो भी कह लीजिए, या खाद्य कह लीजिए, ठीक है, जो खाया जाता है वो, ठीक है। खाद्य संग्रहण मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई खाना इकट्ठा करने से लेकर कहां तक, भोजन उत्पादन तक। यानी पहले हम क्या करते थे, पहले हम शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, कहां से, जंगलों से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कहां तक बढ़ेंगे, हम खाद्य संग्रहण से पढ़ेंगे भोजन उत्पादक तक। यानी हम पहले खेती करना नहीं जानते थे, क्या करना जानते थे, खेती करना। खेती मतलब फार्मिंग एक तरीके से, ठीक है। यानी हम पहले भोजन नहीं उत्पादन कर सकते थे, तो इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे इस अध्याय में कि हमने कैसे खाद्य, पहले जो आपका आखेट और खाद्य संग्रहण करते थे, इससे हम कैसे खेती करने यानी भोजन उत्पादन तक पहुंचे, कैसे हम गेहूं और जौ पैदा करने लगे और हमने भोजन का उत्पादन करना सीख लिया। तो इस बारे में हम यहां से सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा जो वीडियो है वो शुरू होता है कहां से, तुषार की रेल यात्रा से, ठीक है। कहा जा रहा है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। देखिए अधिकतर, देखिए यहाँ पर रसीदा हमने पहले पढ़ा था, यहाँ तुषार जी में मिल गई, ये भी किसमें है, क्लास 6 में है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहे थे, ये दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे और संयोग बस इनको कौन सी सीट मिल जाती है, खिड़की वाली सीट मिल जाती है। देखिए इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन ये आपको एनसीईआरटी क्या करता है, हमेशा किसी न किसी समझाने के पर्पज से कुछ कहानियां उसमें जोड़ देता है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो वहां वो कह रहा है कि भाई जब हम भी लोग होते हैं तो बहुत क्यूरियस होते हैं, कहाँ की सीट वाले के लिए, खिड़की वाली सीट के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं कि हमें मिल जाए तो हम बाहर का नजारा देखते हुए आगे बढ़े। अब कह रहा है कि जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया, क्या करने लगा, बाहर का नजारा देखने लगा। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसने चाचा से तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे, क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक उत्तर मुझको मिलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब इस उत्तर के बारे में हम जानेंगे। पहले तो तुषार जी के बारे में आप जान ही गए हैं। चलिए इनका जो इस कहानी का सार ये था कि तुषार एक रेल यात्रा कर रहा है। उसका कहने का मतलब था कि जैसे मैं रेल यात्रा कर रहा हूं तो क्या पहले के लोग भी रेल यात्रा करते होंगे। ऐसा उसके दिमाग में क्यों आया, क्योंकि उसके चाचा जो थे उन्होंने बताया कि भाई देखो, जो बस आई हुई रेलगाड़ी में जिसमें तुम जा रहे हो, ये अभी कुछ मात्र 150 साल पहले आई है। कितने साल पहले आई है, 150 साल पहले। देखिए यहाँ पर मैं गोला कर दे रहा हूं। तो अगर जो आपकी रेलगाड़ी 150 साल पहले आई है तो इससे पहले जो व्यक्ति रहते थे वो कैसे जाते थे, तुषार के दिमाग में आता हुआ बात आती है। तो वो कह रहा है, तो उसके चाचा ने यही बताया कि जो बस है वो रेलगाड़ी के बाद में आई। तो इसका मतलब क्या था कि भाई जब बस नहीं थी, रेलगाड़ी नहीं थी 150 साल पहले, तो लोग यात्रा कैसे करते थे। तो वो कह रहा है कि भाई क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। उसको उत्तर मिलता है नहीं, ऐसी बात नहीं थी। और इसी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आरंभिक मानव, अभी बात कर रहा है आरंभिक मानव की। मैंने क्या बताया, इतिहास में जब हमने आपको पाषाण काल बताया तो सबसे शुरुआत के मानव की बात हो रही है, सबसे पहले मानव कैसे थे। ठीक है, यहाँ बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो आरंभिक मानव थे वो इधर उधर घूमते थे। ठीक है, जंगलों में क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, और अपना खाना इकट्ठा करते थे। जब खाना वहां से खत्म हो जाता तो वो क्या करते थे, किसी दूसरे जगह के लिए निकल लेते थे। यहाँ जैसे वो जंगल के किनारे रुके, वहां फल फूल उनको मिले, फिर वहां खत्म हो गए फल फूल वगैरह, तो जानवर खत्म हो गए, तो वो क्या करते थे, दूसरी जगह निकल जाते थे। यानी वो क्या करते थे, आरंभिक मानव हमारे थे आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। मतलब शिकार करते थे और अपना खाना इकट्ठा करते थे, ताकि हमें जब सर्दी गर्मी बरसात जैसी चीजें कुछ आए और बाहर ना जा पाए वो, तो अपना खाना जो इकट्ठा करके रखें, उसी खाने को वो यूज में ला सकें या उपयोग में ला सकें। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। एक सवाल फिर निकल करके आता है कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो चलिए हम उनके बारे में क्या पढ़ेंगे कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, कितने, देखिए कितने साल पहले की बात हो रही है, 20 लाख साल पहले की, सॉरी 20 लाख साल पहले। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर, यानी 20 लाख साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो उनके बारे में बात हो रही है। तो आज हम उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, क्यों पुकारा जाता है इस नाम से, क्योंकि वो क्या करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, चाहे शिकार करके करते थे, चाहे खाद्य संग्राहक के रूप में उनको इसलिए जाना जाता था क्योंकि वो शिकार के द्वारा या जंगलों से अपना क्या करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, तो इसलिए उनको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बात कि क्या क्या करते थे। आमतौर पर वो जंगली जानवरों का शिकार कर लेते थे, भाई मछलियां भी पकड़ते थे, चिड़िया भी पकड़ते थे, फल और मूल जैसी बातें, जो मूल मतलब क्या होती है, जड़ होती है। ठीक है, दाने कहीं मिल गए उनको कुछ खाने योग्य, पौधे पत्तियां जो इकट्ठा कर लेते थे अपने रहने के लिए, अंडे इकट्ठा कर करते थे, जो वहां पर जंगलों में चिड़िया अंडे देती हैं या जो भी जानवर अंडे थे उनको भी इकट्ठा कर लेते थे अपने खाने के लिए। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जैसे आज आपके क्या है, एक घर है, आप कहीं जाते हैं, लेकिन क्या होता है, बाद में आप घर को लौट करके आते हैं, अपने घर में रहते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं था, वो एक जगह नहीं रहते थे। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है, खाना बदोश इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाना बदोश। ठीक है, खाना बदोश भी लोग कहते हैं। ठीक है, बदोश। तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं कि जैसे एक स्थान पर रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इनको क्या कहा गया था भाई साहब कि ये एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर रहते हैं, क्योंकि ये आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के थे। ठीक है, ऐसा करने के कई कारण थे। क्या कारण थे वो बताया जा रहा है। पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक ही जगह रहेंगे तो वहां के फल खत्म हो जाएंगे, पौधे खत्म हो जाएंगे और जानवर भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक फल उगाना नहीं सीखा था उन्होंने। ठीक है, कि पैदा कैसे करते, तो खेती करना जब जानते ही नहीं थे। अगर वो खेती करना जानते, क्या करना जानते, खेती करना, तो एक ही स्थान पर रुके रहते, लेकिन क्या वो ये जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खा लिया, खत्म हो गया तो किसी दूसरे स्थान पर, तो इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो इतना बच्चों आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा क्योंकि उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता है। तो ये तो पहला कारण था। आइए दूसरा कारण जान लेते हैं क्या होता है। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। जैसे कि आपको ही पता है कि जानवर क्या था, अपने शिकार के लिए या फिर हिरण के लिए मवेशी अपना चारा, मवेशी क्या मतलब जो वहां के पशु हैं। ठीक है, वो क्या होते थे कि अपना चारा ढूंढने के लिए क्या करते थे कि भाई जैसे अगर यहाँ चारा खत्म हो गया, जो जंगल के जो हिरण हैं चाहे जो भी जानवर है, वो क्या करते थे कि अगर उनका चारा खत्म हो गया तो अपने दूसरे जंगलों में निकल जाते। तो उनको ढूंढते ढूंढते ये भी लोग क्या करते थे, उनके पीछे पीछे
उनके शिकार करने के लिए, तो उनके पीछे पीछे जो है जाया करते रहे होंगे। तो इससे क्या होता होगा, उनका पीछे का जो जगह था वो छूट जाता था और वो किसी नई जगह पे पहुंच जाते थे। तो ये भी कारण यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि कह रहे हैं कि भाई जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आम का सीजन आता है तो आपके यहाँ आम के पेड़ में लग जाता है, अमरूद का सीजन आता है तो अमरूद का लगता है, अलग अलग सीजन आता है ना इसका, आम का अलग लग रहा है, अमरूद का अलग लग रहा है, सेब का अलग लग रहा है। तो ये कह रहे हैं भैया हो सकता है किस जगह पे आम ही मिलता रहा हो या कुछ फल ऐसे रहते हो जो अलग अलग सीजन में होते हो। जैसे जहाँ आम मिलता है तो कहीं कहीं आप देखते हैं कहीं कहीं सेब मिलता है, सेब हर जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं अनार मिलता है। तो क्या करते रहे हो, अपना जगह बदलते रहे हो कि फलों की तलाश में कि भाई चलिए यहाँ तो आम खत्म हो गए, अब कहीं दूसरी जगह जाते हैं जहाँ कोई और फल मिल जाएगा इनको खाने के लिए। तो क्योंकि इनका काम ही था खाना इकट्ठा करना और खाना, बस यही जीवन इनका था, कोई और भी चीजें नहीं थी जो इनके जीवन में था। उनको बस केवल खाना इकट्ठा करना था और अपना जीवन यापन करना था। इनके लिए कोई जैसी चीज नहीं थी कि उनको कोई नौकरी करनी है या उनको कोई जो है पढ़ाई लिखाई करनी है। उनका काम ही था केवल आखेटक और खाद्य संग्रह का। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया कि भाई इलाके में वो घूमते रहे होंगे। ठीक है, चौथा कारण भी यहाँ बताया गया है कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता रहा होगा। देखिए ये जो यहाँ बात कह रहा है, यहाँ बात कर रहा है किसकी, पानी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है। तो पानी देखिए बहुत जरूरी है, पानी जानवरों को भी चाहिए और पानी मनुष्यों को भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, और जो घर की चीजें हैं भाई खाना बनाने के लिए चाहे और भी कोई काम है उनको उसके लिए भी पानी चाहिए। ठीक है, तो पानी जो चाह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग जो कहाँ नदियों के किनारे ही बसते थे। कहाँ बसते थे, नदियों के किनारे। देखा होगा आपने ना, नदियों के किनारे ही जो हमारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं या लोग बसे हैं। ठीक है, तो हम जब भी देखते हैं, चाहे आप भी देखिएगा जो आपका गांव होगा या जो आप किसी जगह पर गांव में आप कहीं ना कहीं आपको एक तालाब मिल जाएगा या कहीं ना कहीं एक नहर मिल जाएगी, ऐसी कुछ चीजें आपको मिल जाएगी आपके गांव के आसपास। क्योंकि पहले गांव में क्या कुएं तालाब ये सब जरूर मिलते थे, क्योंकि पानी क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी। तो इनका कहना है कि भाई जैसे पानी क्या होता था, कभी कभी सूखा पड़ गया, मान लीजिए कुछ पानी ऐसे होते हैं ना, जैसे नहरों में पानी कब आता है, जब बारिश होती है, या समुद्रों में पानी कब आता है, बाढ़, जब बाढ़ का ज्यादा पानी आता है तो आपके नहरों में पानी आता है, कुछ कुछ नदियों में पानी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे मौसम देखते हैं, सूखे का मौसम आता है, पानी क्या होता है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो पानी की तलाश में भी वो लोग क्या करते रहे होंगे, इधर से उधर जाते रहे होंगे। तो हमें एक सवाल का जवाब मिल गया कि इधर उधर वो क्यों घूमते थे। तो हमने 4 कारण आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। यानी कि भाई जैसे हमें कैसे पता चलता है कि 20 लाख वर्ष पूर्व, कितना, 20 लाख वर्ष पूर्व मानव थे। ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व बहुत ज्यादा हो गया ना, अगर इनको ईसा पूर्व में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 घटाएंगे तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 20 लाख का 20 लाख की कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है इसमें। तो 20 लाख वर्ष पूर्व आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। जब 20 लाख वर्ष पूर्व कोई नहीं था तो कैसे मिलती है। तो हमारे पास कुछ साइंस की टेक्नोलॉजी है। क्या है, साइंस है हमारे पास कार्बन डेटिंग है। क्या है, कार्बन डेटिंग, अभी आप पढ़ेंगे भी इसके बारे में। डेटिंग मतलब क्या होता है, जो तारीखें या दिन वगैरह ज्ञात करते हैं तो डेटिंग है। तो कार्बन डेटिंग से हम क्या करते हैं, कोई भी अगर आपके पास आइटम हो, कोई भी ऐसा सामान हो जिसकी हम क्या कर सकते हैं, अवधि ज्ञात कर सकते हैं, यानी समय ज्ञात कर सकते हैं कितना पुराना है। यानी अगर मैं लिखूं कितना पुराना है, अगर उसको कितना पुराना है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग या C14 उसको बोलते हैं। ठीक है, C14 बोलते हैं। तो ये अभी आपको बस थोड़ा नोट में आप लिख लीजिए, वो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे भी फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन मैं अगर आपको दिमाग में आया कि भाई हम उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो पहले यहाँ देख लीजिए कैसे मिलती है। तो लिखा है पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रहण किया करते थे। यानी इनको क्या हुआ, कुछ ऐसी वस्तुएं मिल गई जिनका जो उपयोग कौन करता था, ये लोग करते थे। ठीक है,
और जब वो वस्तुएं हमें मिल गई तो क्या लिखा है इन्होंने, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, क्योंकि उनको लोहे का ज्ञान नहीं था वहां पर कि हम लोहे के कुछ औजार बना लें, या कोई ऐसी तो चीजें थी नहीं कि वहां पर उनको कुछ जानकारी नहीं थी। वो आरंभिक मानव थे, ठीक है, वो केवल इंसान थे हमारे यहाँ पर और कुछ भी नहीं था। हमारी सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, हमारे इतिहास के बारे में बहुत जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने किससे बनाया होगा, उन्होंने पत्थरों से बनाया होगा, लकड़ियों से बनाया होगा, या तो हड्डियों से बनाया होगा औजार अपने, ठीक है। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। क्या है, हड्डियां तो होती हैं एक समय के बाद भी गल जाती हैं, ठीक है, लकड़ियां भी एक समय के बाद गल जाती हैं, लेकिन पत्थर क्या थे अभी तक बचे हैं। तो वो जो बचे हैं तो उनको हम कार्बन डेटिंग या C14 के जरिए जब उनका हम पता करेंगे तो उनका हम पता कर सकते हैं कि कितना पुराना है। तभी हमने पता चल गया कि आरंभिक मानव 20 लाख वर्ष पूर्व थे, ठीक है। चलिए इसमें आगे क्या कह रहा है कि इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों तथा मांस काटने तथा पेड़ों की छालों और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था, ठीक है। जैसे क्या होता था कि उस समय वो लोग जब फल फूल उनको दिखा तो फल फूल किससे करेंगे, जो हाथ से टूट गया, लेकिन जो फल फूल ऐसे होते थे जो भाई नहीं करते थे, हाथ से टूटते थे, तो उनको काटने के लिए क्या करते थे, उनको तोड़ने के लिए वो किसका उपयोग करते थे, औजार का। और औजार किसके थे, पत्थर के। हड्डियां हो गई, मांस काटने के लिए, जैसे किसी ने शिकार किया तो वो जो मांस खाएंगे तो वो किससे काट के खाएंगे, तो क्योंकि चाकू तो था नहीं ना, जब लोहा ही नहीं था तो चाकू बनेगा नहीं, तो वो किसको काटने के लिए पत्थर का उपयोग करते थे। पेड़ों की छाल, उस समय क्या करते थे, कुछ पेड़ों की छाल भी खाया करते थे या पेड़ों की छाल भी उपयोग में लाते थे, तो उसको निकालने के लिए पेड़ों से किसका उपयोग करेंगे वो लोग, वही पत्थर के जो औजार थे उनके पास में। जानवरों की खाल उतारने के लिए, जैसे जानवर जब शिकार करके आएंगे तो उनकी खाल तो उतारेंगे ही ना, उसके बाद ही तो खाएंगे उसको, ठीक है। तो क्या करते थे वो लोग, पत्थर का उपयोग करते थे इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते थे वो लोग, इस तरीके के पत्थरों का उपयोग, पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। यानी से आपने भाला देखा होगा ना, उसमें मुट्ठा लगा रहता है उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि कुछ के साथ क्या करता था, हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाए जाते थे, यानी मुट्ठे में, जो अपनी मुट्ठी में पकड़ने के लिए उसके मुट्ठे लगाए जाते थे, ठीक है। और उससे भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, कुछ औजार इन्होंने बनाए थे जिससे हम लकड़ियां काट लें, ठीक है। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों तथा औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। इसका उपयोग, लकड़ियों का उपयोग जो था वो लकड़ियों के औजार ही बनाते थे, और लकड़ियों का जो उपयोग था वो झोपड़ी, अपना रहने के लिए भी जगह के लिए क्या करते थे, लकड़ी का उपयोग करते थे। और लकड़ी काटेंगे कैसे, तो कुछ औजारों को क्या करते थे, लकड़ियां काटने के लिए भी प्रयोग में लाते थे, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, ठीक है, इसका पत्थर के औजारों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि बाएं लिखा गया है। आपको पता होगा ये क्या होता है, LHS होता है, लेफ्ट हैंड होता है, और ये RHS होता है, ध्यान रखिएगा, जो बाएं और दाएं में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो बाएं इन्होंने लिखा हुआ कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पत्थर देखिए, छोटा सा पत्थर ये अपने हाथ में लिया हुआ है ना, ये देखिए पत्थर लिया हुआ, मैं इसे गोला कर दे रहा हूँ, और यहाँ इस पौधे की जड़ को ये खोद रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ हम पौधे की जड़ से, आलू भी क्या होती है नीचे जड़ में ही तो होती है, तो कुछ ऐसी प्रजाति के फल रहे होंगे, जैसे अब गाजर होती है किसमें होती है, नीचे ही होती है, तो उनकी हम जड़ ही तो खाते हैं एक तरीके से। तो ये देखिए पत्थर नुकीला है आगे से ना, देखिए यहाँ से नुकीला है, तो इसको पकड़ करके हम क्या है, इसको खोद सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए छोटा सा पत्थर देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्या था इनका, ये इनके जो है औजार थे, ये क्या है इनके औजार हैं, ठीक है। जैसे आप जो पढ़ेंगे तो इनके औजार इस तरीके के होते, देखिए यहाँ पर ये निकाल रहे हैं ना, देखिए। और दाएं क्या लिखा गया है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, यानी जानवरों की खाल से कुछ अपना कपड़े पहनने के लिए देखते थे कि भाई जो जानवरों की खाल है उसको पहनते थे ये लोग, ठीक है। तो उनको सिलने के लिए किसका उपयोग करते, देखिए पत्थरों का ही उपयोग करते थे, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। अब ये बात निकल करके आती है कि जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, जो आरंभिक मानव थे, मान लीजिए आखेटक तो थे ही, क्या थे, आखेटक थे, तो वो क्या किस जगह पे रुकते थे, जैसे कुछ दिनों के लिए तो रुकेंगे ही कि वहां पर फल फूल मिलते रहे हों, वहां पर पत्थर के औजार मिलते रहे हों, इस तरीके से कुछ जगहों पर तो वो रुकते ही रहे होंगे, वहां पानी मिलता रहा हो। तो कह रहे हैं रहने की जगह का निर्धारित करना, कैसे निर्धारित करते थे कि मुझे यहाँ जगह पे रहना है, ठीक है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने लिखा है मानचित्र 2 को देखो। देखिए हमने एक पहले वाले एक बार देखा था, मानचित्र 1 देखा था, और हम इसमें क्या देख रहे हैं, मानचित्र 2, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है। पुरा स्थल अभी आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, स्थल है ये कोई जगह ही है, पुरा स्थल मतलब पुराने स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब यहाँ पर हमें प्रमाण मिला है कि यहाँ पर वो लोग रहते रहे होंगे। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। लगभग ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमें पुरास्थल है वो कहाँ मिले हैं, नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। क्यों मिले हैं, क्योंकि वहां पानी मिलता था। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि पानी बहुत ही जरूरी चीज हुआ करती थी आपके जीवन में। ठीक है, पानी बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए वहां पर वो जो पुरा स्थल थे वो पानी के जो नदी थी और झील थे उनके किनारे ही मिले हैं। ठीक है, चलिए अब मानचित्र को देखते हैं हम लोग। मानचित्र में आप यहाँ देखेंगे, ये मानचित्र है आपका 2। ठीक है, यहाँ पूरा मानचित्र बनाया गया है। अब इस मानचित्र में कुछ चीजें ऐसी बता दे रहा हूं मैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है संकेत के तौर पर, जहां पर इन्होंने त्रिकोण बना रखा है। क्या बना रखा है, त्रिकोण बना रखा है, ये देखिए रेड कलर में। तो वो क्या है, पूरा पाषाणिक है। ये क्या है, पूरा पाषाणिक है। ठीक है, जो इन्होंने स्क्वायर बना रखा है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, शुरू में ही बताया था पूरा पाषाण, नव पाषाण, तो ये सब इसमें ही आता है, आपका प्राग इतिहास में ही आता है। ठीक है, नव पाषाण में इन्होंने क्या बना रखा है, स्क्वायर। यहाँ इन्होंने एक नाम दिया है महापाषाणिक। ठीक है, यहाँ गोल से किया हुआ महापाषाणिक, महापाषाणिक। ठीक है, यहाँ इन्होंने जो आपका मध्य पाषाणिक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है, महापाषाणिक नाम दिया हुआ है। पूरा पाषाणिक नव पाषाणिक मान लेता हूँ, उसको नव कर देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कुछ आरंभिक गांव बताए हैं कि जब ये लोग बसने लगे तो आरंभिक गांव कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ गांव में लिख देता हूँ, यहाँ गांव के रूप में बताया है। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है आधुनिक नगर, जो इन्होंने स्टार बनाया है वो नगर है। नगर मतलब शहर, तो शहर तो बाद में ही बनेंगे ना, ये नगर टाइप बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं, सबसे मैप के ऊपर से। ठीक है, और मैं आपको फिर भी ये पहले ही बता रहा था, अभी बता देता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं पहले इतिहास की, तो ये सब क्या था, पूरा एक ही था ना। ये पाकिस्तान का तब बंटवारा नहीं था, ये पाकिस्तान है। अभी हम ज़्यादा उसके लिए पढ़ नहीं रहे, तो ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, ये भारत है, ये आपका क्या है, ये भारत है। लेकिन अभी हम राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सब क्या था, पहले एक ही था पूरा आपका। ये सारा सिस्टम जो ये हिमालय के इस तरफ जो देखेंगे, हिमालय ये क्या था, इस तरफ जो भारत का उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, पूरे बारे में पढ़ेंगे। जब पाकिस्तान भी आ जाएगा आपका, अफगानिस्तान के कुछ पार्ट आ जाएंगे, तब आपका इधर भी आ जाता है, म्यांमार का भी कुछ पार्ट टच होता है, नेपाल का। ठीक है, तो सारा हम पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं सबसे ऊपर क्या है, बुर्जहोम। क्या है, बुर्जहोम। ठीक है, तो आप अगर आपके पास बुक है तो बुक में खोल लीजिए, तो यहाँ पर ये पढ़ता है, देखिए यहाँ देखिएगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर पढ़ता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, JNK में पड़ता है। ठीक है, ये किस राज्य में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़ की बात करेंगे आप, तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, आज के मतलब आज के जो है वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। तो मेहरगढ़ के बारे में बताया था ना, कि क्या बताया था मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ जो था वो किरथर, और हमने वो पहाड़ियाँ पड़ी थी ना, जहाँ पर हमने गेहूं और जौ के सबसे पहले उगाया था। क्या, गेहूं और जौ, याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट भी करते हुए चलिएगा। तो जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये नवपाषाण काल के हैं, मतलब ये थोड़ा सा नए हैं, थोड़ा आगे चल करके हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है था क्या, पूरा पाषाण। सबसे पहले कहाँ बसे थे हमारे जो नए, हमारे ये आपके जो आखेटक खाद्य संग्रह के लोग थे हमारे। ठीक है, वो कहाँ बसे थे, वो भीमबेटका। देखिए भीमबेटका बसे थे। भीमबेटका कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, राज्य नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, हम आगे भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन भीमबेटका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने और इसके बारे में और पढ़ रहे, जो पुराने हैं। पुराने क्या है, और आपके पुराने देखिए आपके क्या है, पुराने आपके कुसगी हैं, कुरनूल गुफाएं हैं। ये देखिए गुफा है, गुफा में पहले रहते थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जो किसके बारे में दिया है, पूरा पाषाणिक स्थल, पूरा स्थल के बारे में दिया गया है। अब कुछ आप देखिए तो आपको जो ये मिलेंगे, यहाँ पर बुर्जहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोलडीवा हो गया। कोलडीवा में हमें क्या मिला था, और महागढ़ा। कोलडीवा और महागढ़ा, कोलडीवा में हमें चावल के सबसे पुरातनतम साक्ष्य मिले हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
तो जो कोल्डिवा है ये वाला, यहाँ पर हमें चावल मिला था, मतलब सबसे पहले जो चावल मिला है यहाँ मिला। ऐसा नहीं चावल हमें और कहीं नहीं मिला, लेकिन हमें सबसे पुरातनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर यहाँ मिल गया तो कहीं चावल नहीं मिलेगा, यहाँ सबसे पहले यहाँ मिला, उसके बाद तो मिलता ही रहा। ठीक है, महागढ़ा, ठीक है, चिरांद, दाऊजली हेडिंग, ठीक है, ये है जो हल्लूर, हल्लूर भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि आप मतलब एक पूरा पाषाणिक जो है जगह को टिक करिए, मैपिंग करिए। तो मैपिंग चाहे आप अपने अच्छे लेवल के ISPCS का एग्जाम देंगे, चाहे आप नॉर्मल एग्जाम भी देंगे, आपको मैपिंग आनी चाहिए। तो जब तक आपके मैप दिमाग में नहीं रहेगा आप नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं भीमबेटका कहाँ पर है, ये पोजीशन तो पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट न भी पता हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भीमबेटका है कहाँ पर, आपका हुसगी कहाँ पर, कुरनूल गुफाएं कहाँ पर हैं। ठीक है, देखिए साउथ की तरफ में आप कुरनूल गुफाएं यहाँ मान लीजिए लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ कुरनूल गुफाएं इधर उधर कहीं लगा देंगे तो इतना तो आइडिया हो गया ना कि एग्जामिनर को कि भैया हाँ चलो बच्चे को पता है कि यही इस तरफ ही है कुरनूल गुफा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ मुंबई और यहाँ पर मुंबई और कलकत्ता जैसे नगर भी बसे थे। ठीक है, जो आरंभिक नगर है हमारे वो भी हैं, 2 ही हमें यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, फिर हमें कुछ गांव के बारे में पता चलता है, इनाम गांव एक यहाँ पता चलता है। ठीक है, क्या नाम है, इनाम गांव, यानी पहले कुछ जब गांव बसे रहे होंगे तो इनाम गांव के बारे में यहाँ हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए, और ये पय्यमपल्ली भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पय्यमपल्ली ये क्या है, नवपाषाणी पुरास्थल है। ठीक है, बाकी जो ब्रह्मगिरी, आदिल चलनल्लूर, ठीक है, ये जो हमें आदिल चलनल्लूर और ये ब्रह्मगिरी, ये जो है हमारे क्या है, महापाषाणिक है। ठीक है, इनमें मध्य पाषाणिक के नहीं है। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मैपिंग करने जब भी आएगा तो आपको एक ही पूछेगा कि एक पूरा पाषाणिक स्थल के बारे में टिक करिए यहाँ पर, या आप एक आरंभिक गांव की टिक कर दीजिए, या नवपाषाणिक पूरा स्थल टिक कर दीजिए। इस तरीके से आएगा, जिसमें से भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरनूल गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर ISPCS आप बनना चाहते हैं तो उसमें पूछा जा चुका है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। ये तो जायज सी बात थी कि लोग क्या करते थे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान घूमेंगे तो क्या करेंगे, जैसे A स्थान से B स्थान पे अगर गए हैं तो वो देखेंगे कि यहाँ पर यार अच्छे पत्थर मिल जाएं ताकि हमारा भी काम आसान हो जाए। क्योंकि पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ढो के ले आना बड़ा मुश्किल होता है ना, कि भाई इतने सारे पत्थर के औजार बना लिए, अब वो अपना तो चलने के लिए मतलब बड़े दूर दूर तक सफर कर रहे हैं और फिर पत्थर भी ढोए। ठीक है, और हो जाता है कि जानवरों को पत्थर से मारते हो फेंक फेंक के, तो पत्थर भी गायब हो जाते हो, मतलब गायब इन द सेंस कि पत्थर खो जाते हो, तो भाई नए पत्थर फिर से चाहिए। तो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ क्या हो जाता था, अच्छे पत्थर। अच्छे पत्थर से मतलब ये है कि जैसे जहाँ पर ऐसा ना हो कि भाई पत्थर टूट जाया करते हो, मजबूत पत्थर हो जिनसे हम लोग जड़ें खोद लें। ठीक है, जिनसे हम लोग जानवरों का शिकार कर लें, जिनसे हम जो है क्या कर सकते हैं, उनकी खाल वगैरह या मांस को काट सकें, तो वो पत्थर ढूंढते थे। तो चूंकि पत्थर का उपयोग बहुत सारे बार यहाँ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखाया था आपको, पाषाण काल लिखाया था। इसके बारे में क्या लिखाया था, पाषाण काल लिखाया था। ठीक है, चलिए, यहाँ लिखा गया कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। गुफाएं कंदराएं का मतलब क्या होता है कि जो गुफा होती है, आप देखा शेर कहाँ रहता है, गुफा में, यानी जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई प्राकृतिक होती है, जो इंसान नहीं बनाता है। ठीक है, वह कंदराएं ये सब प्राकृतिक होती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। देखा होगा आपने, बारिश होती थी, कितनी तेज बारिश होती है, धूप भी बहुत तेज होती है, और हवाएं जब बहुत ज्यादा लू चलती है, या आप देखे होंगे कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उनको अगर रहना है, बचना है, क्योंकि वो जानते नहीं थे कुछ ना, आरंभिक मानव थे, घूम रहे हैं इधर से उधर, तो वो क्या करते थे भाई, जी प्राकृतिक रूप से गुफा मिल गई तो उसमें रहने लगे। तो उनको लगा नहीं यहाँ तो यार हम बच सकते हैं, तो इस तरीके से वो क्या रहते थे, वहीं रहने लग जाते थे। ठीक है, ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, यानी ये गुफाएं कहाँ मिलती है, हमें नर्मदा घाटी के पास मिलती हैं। यहाँ लिख लीजिएगा कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका में ये जो इंपॉर्टेंट है, इतना आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इतना पॉइंट। ठीक है, और इसमें लिखा है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। भाई हम सीधी सी बात है, क्यों चुनी होगी ये रहने के लिए, क्योंकि वहां से क्या था, एक तो नदी के किनारे था, नर्मदा घाटी के पास में है, तो सबसे बड़ी बात है पानी मिल जाता था हमें वहां पर, और दूसरी बात ये थी कि हमें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो सारा आंसर तो इसी में ही है, मतलब सवाल के साथ साथ हम उत्तर भी देते हुए आपको बता रहे हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। शैल चित्रकला, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बता रहा हूँ बड़े एग्जाम में IAS PCS जैसे एग्जाम पूछा जाता है कि शैल चित्रकला आरंभिक रूप से और आज की शैल चित्रकला में क्या अंतर है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शैल का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। तो पत्थर पर चित्रकला, यानी पत्थर पर देखा होगा आज भी बच्चे अपने घरों में क्या करते हैं, जब उनको चौक मिल जाता है, उनको पेन मिल जाता है, तो दीवारों पर रंग बनाने लग जाते हैं, कुछ नहीं लकीर ही खींचेंगे, वो चित्रकारी करने से बाज नहीं आते हैं, ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, तो इनसे हमें पता क्या चलता है ये भी हम देखेंगे। जैसे बच्चा अगर वहां पर क्या लिख रहा है, छोटा बड़ा लिख रहा है, तो मतलब वो अब किसी अपने विद्यालय में गया होगा, उसको काम मिल रहा होगा ये, तो कुछ ना कुछ तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि भाई क्यों लिख रहा है ये। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई उस समय के लोग जो क्या बनाते रहे होंगे, देखिए उस समय एक चित्र मिला है हमें, ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, ठीक है। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। कहाँ से मिले हमें, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए यहाँ पर एक जानवर है, कुछ हिरन जैसा जानवर दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पर एक मनुष्य है उनके पीछे दौड़ रहा है। देखिए दो चीजें मैंने की रखी हैं, तो ये हो सकता है क्या कर रहा है, इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो देखिए कितनी, उस समय के लोग तो भाई इतना चित्रकारी नहीं जानते थे, लेकिन कुछ न तो कुछ बनाया है उन्होंने। जो जानवर उस समय वो देखते थे वही बनाते थे। तो किस तरीके से यहाँ एक हिरण का या किसी एक श्रृंगी जानवर है जिसके पास सींग है, देखिए बनी हुई है, और उस जानवर को ये लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मनुष्य का जो है चित्र बनाया गया है ना, आदमी का, जो उनके पीछे दौड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी जान जाते हैं कि यार उस समय से हमें जानकारी मिल गई कि ये जानवर होता रहा होगा वहां पर, तभी तो इसकी चित्र बनाया है, और उन लोगों को चित्रकला वगैरह भी आती रही होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें एक गुफा का जो है चित्र भी बना के यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, ये चित्र यहाँ पर लगाया गया है, तो यहाँ पे एक चित्र भी देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चित्रास्थल की किसकी आती है, पुरास्थल की, ठीक है, पुरास्थल। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपको मिलते रहेंगे। पुरास्थल क्या है, पुरास्थल क्या है, हमने तो पूरा आपको समझाने के लिए बताया ना कि पूरा मतलब पुराना चलो हो गया, स्थल मतलब जगह हो गई, लेकिन हम इस स्थल को इस पुरा स्थल ही क्यों बोलते हैं, पुराना स्थल बोल देते हैं, कोई स्थल बोल देते हैं, लेकिन उसमें उसका क्या एक डेफिनेशन है, जो उसकी एक परिभाषा है। एग्जाम में आप इन चीजों को जो लिखने का तरीका है वो अलग होता है, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत सहज और सरल तरीके से यहाँ चीजों को लिख करके आपको बताती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। तो पुरा स्थल जो मेनली है, पुराना स्थल तो है ही, पुरा मतलब पुराना स्थल मतलब जगह है, तो कुल मिला के एक कोई जगह है, ये क्या है, जगह है। लेकिन कैसी जगह है, जहां पर हमारे जो अवशेष हमें मिले हैं, ठीक है, जहां औजारों, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के क्या है, अवशेष मिले हैं। तो यानी जहां पर हमें अवशेष मिले हैं, शेष मतलब जो बचा हुआ, क्या हुआ, बचा हुआ, ठीक है। जैसे कोई वहां पर हमने देखा कि कुछ लोग वहां रहते थे और वो क्या करेंगे, चले गए वहां से, क्या औजार वहां यूज करते रहे होंगे, वहां बर्तन यूज करते रहे होंगे, वो अपनी इमारतों जैसी वस्तुओं को यूज करते रहे होंगे, ठीक है। तो उनका जो अवशेष था अगर हमें वो मिलता है वहां से, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पुरास्थल। नहीं तो सारी जगह क्या हो जाएगी, पुरास्थल हो जाएगी। लेकिन जब पुरास्थल कहा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए वहां से अवशेष मिला था, यानी अवशेष क्या मिला होगा, जो वो लोग यूज करते होंगे। कौन, हमारे आरंभिक मानव जो थे, जो चीजें यूज करते थे और उन्हें वहीं छोड़कर चले गए, तो ऐसी जगहों को हम पुरास्थल के रूप में जानते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप मुझे एग्जाम्पल के लिए पूछेंगे कि भाई भीमबेटका क्या है, भीमबेटका क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, भीमबेटका भी एक पुरास्थल है, क्योंकि वहां से हमें क्या मिलता है, वहां से लोग रुकते थे, वहां रहते थे, खाना पीना बनाते थे, भाई वहां पर गुफाओं में उन्होंने चित्रकारी कर रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्रम में हम देखते हैं कि आग की खोज के बारे में, ठीक है। तो लिखा है कि मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, ठीक है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, यहाँ क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इसका मतलब क्या था कि भाई हम लोगों ने आग का आविष्कार कर लिया था,
तो अगर पूछा जाए कि आग का आविष्कार किसने किया था, तो आग का आविष्कार हमने बहुत पहले कर लिया था, यानी आरंभिक लोगों ने ही कर लिया था। कैसे कर लिया होगा? जैसे आपने देखा होगा कि जब दो पत्थरों को एक साथ एक पत्थर पे एक पत्थर को मारिए तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है। इससे हमने क्या देख लिया होगा, इन लोगों ने क्या किया, जब पत्थर बनाते होंगे पत्थरों से पत्थर को तोड़ के, तो देखा होगा औजार बनाते होंगे ना अपने, औजार जब बनाते होंगे देखा होगा भाई एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारो तो चिंगारी निकली है, कुछ चमक रहा है, तो उससे इनको क्या लगा होगा, इनको लगा होगा कि यार यहाँ पर तो कुछ मतलब आग जैसी चीज मिल सकती है हमको, और कहीं ना कहीं होता है आग ही लग गई हो। तो यहाँ इन्होंने देखा होगा कि भाई ये जलाना सीख गए होंगे। और हम कैसे पता करते हैं आग मिला होगा, भाई पहले इनको राख मिली, तो राख मिली तो लोगों ने कहा यहाँ आग लगी जरूर होगी तभी तो राख मिली। तो इससे हमने क्या, राख के जब अवशेष मिले हमें तो हमने वही कार्बन डेटिंग जैसी चीजें थी उनसे हमने पता कर लिया कि नहीं भैया यहाँ पे हो सकता है आग जो है यह खोज चुके थे, आग की जानकारी इनको हो गई थी। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई कार्यों में किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए। देखिए अब आप आग रात में जो है अगर आग की जानकारी हमारे पास है तो हम प्रकाश के लिए कर सकते हैं। मांस भूनने के लिए, अपना जो मांस था उसको भूनने के लिए कर सकते हैं, अब कच्चा मांस नहीं खाते रहेंगे, अब पका के खाते होंगे। ठीक है, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, यानी आग से जो है जानवर दूर भागते हैं ना, आग जल जाएंगे इसलिए, तो उनके लिए भी आग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न पूछ रहा है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? देखिए आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं आपको भी पता होगा, सबसे बड़ा काम होता है जब आप किचन में जाइए, देखिए क्या होता है किचन में। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके पास गैस सिलेंडर होता है, क्या होता है, गैस होती है, एक सिलेंडर होती है, गैस सिलेंडर होती है ना, तो किस लिए होता है हमारे घर में? आग के लिए तो है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं पकाएंगे तो खाएंगे क्या, तो कहीं ना कहीं आग का उपयोग सबसे बड़ा उपयोग यही है कि खाना पकाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए हम करते हैं, किसी चीज को आपने देखा होगा कि जो लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, आग का उपयोग करते हैं। तो आज के आप आग के उपयोग की एक लिस्ट अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम और तिथियां। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, यानी जो मैंने आपको शुरुआत में नाम बताए थे उसको क्या बड़े बड़े नाम रखे गए हैं। ठीक है, इसको क्या गया, आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, क्या कहते हैं हम इसको, पूरा पाषाण काल कहते हैं, पुराना पाषाण काल। ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए, या दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, देखिए दो शब्दों से बना हुआ है, किससे, पूरा मतलब बताया ना, पूरा और पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, मैंने आपको बता ही दिया था। पूरा मतलब प्राचीन, यानी पुराना, एक तरीके से प्राचीन पत्थर। ठीक है, इस तरीके के नाम से बना हुआ है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। हमें यह जो पुरा स्थल मिले, हमें क्या मिले, हमें मिले पुरा स्थल। ठीक है, जब पुरा स्थल हमको मिलने लगे तो वहां से हमें पत्थर के औजार मिले। ठीक है, पत्थर के औजार मिले। अब जब पत्थर के हमें औजार मिलते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई साहब कि पुरा स्थल से पत्थर के औजार मिले हैं, तो वहां पर हमने उसको क्या बता दिया, वो पूरा पाषाण काल हो गया है। ठीक है, और पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, लेकिन यहाँ हम केवल बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं केवल पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इसको माना जाता है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। जो मैंने आपको बताया था ना आरंभिक, मध्य और उत्तर, तो मैंने भी आपको कुछ ऐसे ही बताया था। इसको मैंने लिखाया था पूरा पाषाण काल, इसको मध्य पाषाण काल और इसको नवपाषाण काल। तो वही सेम ही चीज है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। जो मैंने कुछ शुरू में बताया था ना, आरंभिक का मतलब वही था, मध्य का मतलब तो क्लियर लिखा ही हुआ है, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। प्रश्न के बाद में उत्तर दिया जाता है, तो उत्तर आप एक समझिएगा बाद में। तो नवपाषाण काल से मैंने इसको आपको बताया था। तो नव, उत्तर, पुरा पाषाण युग, इन्होंने क्या कहा है कि भैया जब भी आप लिखेंगे तो आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल, इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन हमने भी जो आपको बताया उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। यानी जो सबसे बड़ा काल है, यानी देख रहे हैं कितने साल, 20 लाख से कितना, 12,000 साल पहले, यानी बहुत बड़ा समय होता है। आप देखिए तो 20 लाख साल पहले से कितने तक, 12,000 साल पहले तक बात कर रहा है ये। तो इसमें 99% कहानी क्या हो गई, उधर ही घटित हो गई। बाकी का जो इतिहास है वो इधर आता है, यानी 99% इतिहास तो आप इसी दौरान पढ़ते हैं क्या हुआ था वहां पर। ठीक है,
अब बाकी का जो 1% बचता है वो इधर से आगे से पढ़ेंगे आप, ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। मध्य पाषाण युग कहते हैं, किसको कहते हैं कि जिसमें हमें पर्यावरणीय बदलाव हुए। देखिए ऐसा हुआ था कि 12,000 साल के बाद में ही करीब में एक पर्यावरणीय बदलाव हुआ। पर्यावरणीय बदलाव होता है ग्लोबल वार्मिंग, आप सुन रहे होंगे ना, ये भी क्या है, एक पर्यावरणीय बदलाव है। तो पर्यावरणीय बदलाव, जिससे पहले हमारा मौसम जो था, जब शुरुआत आरंभिक मानव थे तो आरंभिक मानव के समय में, ठीक है, आरंभिक मानव के समय में जो हमारा मौसम था वो कैसा था, वो बहुत ठंडा था। कितना था, ठंडा था। तो आपने देखा होगा आजकल पतझड़ में, ठंडे में क्या होता है, पत्तियां गिर जाती हैं, पतझड़ आता है ना एक तरीके से। तो ठंडे मौसम में एक तरीके से देखा होगा आपने कि बर्फ भी कहीं कहीं पड़ती है। तो आरंभिक मानव जब थे तो वहाँ मौसम कुछ ठंडा था, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि पर्यावरणीय बदलाव हुए, ठीक है, कुछ मौसम गर्म होना शुरू हुआ। तो जो पर्यावरणीय बदलाव हुए इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। यानी मध्य वाले का कितना माना गया है, इस मध्य वाले का, इसका माना गया 12,000 साल से पहले 10,000 साल, इन तकरीबन जोड़ेंगे तो 2,000 साल ही माना गया है, ठीक है। 12,000 साल से कितना है, 10,000 साल पहले तक माना गया है। तो 12,000 से करते करते 10,000 पे रुक जाइए, तो इसका मतलब ये मध्य वाला पीरियड हो गया, ठीक है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर तक बहुत छोटे होते थे, इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। यानी जो आप देख रहे थे ना, बहुत पहले कितने बड़े बड़े औजार लेके चलते थे वो लोग, अब धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि भाई यार इसको बहुत छोटा किया जाए, इस औजार को क्या कहते हैं, छोटा किया जाए, ताकि हम इसको कैरी कर सके। कैरी मतलब लेके चल सके, ढो सके अपने साथ में, तो इसलिए लघु पाषाण कहा गया। इसको क्या कहा गया, लघु पाषाण या माइक्रो। माइक्रो मतलब देखा होगा हमने, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा होता है ना। और जो ये आपका जो माइक्रो का वर्ड भी आपने सुना होगा, माइक्रो का मतलब छोटा ही होता है, तो माइक्रोलिथ कहा गया। इसे क्या, लघु पाषाण कहा गया था। लघु मतलब छोटा और पाषाण मतलब पत्थर, छोटा पत्थर हमें मिलने लगा या छोटे पत्थर के औजार मिलने लगे, तो इसको हम लघु पाषाण कहने लगे, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई बच्चों, आगे बढ़ा जाए। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते थे, ठीक है। यानी हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे कब, हमें लघु पाषाण काल के दौरान में। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं था कि ये जो बड़े औजार हमने बनाना छोड़ दिए, हमने कुछ ऐसे औजार बनाए जो छोटे थे, जो हम अपने साथ लेके चल सकते थे, ठीक है, जो बहुत बड़े नहीं थे। तो ये जो इतना पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो छोटी छोटी बातें आप निकालेंगे वही निकालेंगे कि जो आपका, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। 10,000 पहले माना गया। इस काल को पाषाण औजार आमतौर पर क्या होते, छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने दो युग बात कर ली, एक में बड़े पत्थर थे, एक में छोटे आ गए। छोटे बड़े दोनों बनते थे, लेकिन अधिकतर क्या बनते थे, छोटे बनते थे, तो लघु पाषाण हो गया, ठीक है। और एक में हमने बात कर ली लघु पाषाण के बाद में किसकी बात कर ली, मेसोलिथ की यानी मध्य पाषाण की। अब आगे क्या करते हैं कि अगले युग की शुरुआत क्या है, 10,000 साल पहले से होती है। यानी जो भाई पहले 20 लाख से 12,000 था, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या था, 20 लाख से 12,000 था। 12 के लिख रहा हूँ, के मतलब 1000 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर 12,000 से कितना था, 10,000 था। अब कितना हो गया भैया, 10,000 पहले की जो बात होती है कि अगले युग की शुरुआत कब होती है, 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, नव मतलब क्या होता है, नया थोड़ा सा, ठीक है, और पाषाण मतलब पत्थर। तो नया पत्थर, ऐसा क्या नया पत्थर यूज करते थे, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं था, नया मतलब कुछ और भी नया उसमें देते थे, ठीक है। तो हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उनके नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। जैसे आज क्या हो गया कि भाई भीमबेटका, आपने भीमबेटका नाम रख दिया, तो भीमबेटका क्या है, एक जगह थी मध्य प्रदेश में, भीमबेटका ऐसे मैंने नाम रखा, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में रखा। तो आज ये नाम तो आपने आज रखे ना, तो पहले थोड़ी मध्य प्रदेश था, या पहले भीमबेटका थोड़ी बोलते रहे होंगे वो लोग, हो सकता है कुछ और नाम बोलते रहे होंगे। लेकिन हमें क्या है
कि हमें नहीं पता वो लोग क्या बोलते रहे होंगे उस जगह को, क्योंकि कुछ लिख के तो गए नहीं है वो लोग, हमें कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, केवल चित्र मिलते हैं और ये जगह मिल जाती है, तो इसलिए हम इसको भीमबेटका तो बोलते हैं, लेकिन पहले क्या बोला जाता रहा होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे बदलती जलवायु के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी बदलती जलवायु के बारे में, जब शुरुआत में क्या था कि जब हमारे आरंभिक मानव जो थे वो क्या था, बड़ा ठंड प्रदेश था हमारा। ठीक है, फिर हमारी जो जलवायु थी वो बदली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया बदलती जलवायु। ठीक है, चलिए अभी भी आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि ठंडी के मौसम बड़े लेट से आते हैं, या वहाँ पर आपको गर्मी महसूस होती है कुछ दिन ज़्यादा तक। ठीक है, ऐसा भी होता है ना कभी कभी। तो ऐसा भी यहाँ पर जो बदलती जलवायु के बारे में बात की जा रही है कि आपका जो मौसम है वो कुछ बदला हमारा। ठीक है, वो क्यों बदला, लगभग 12,000 साल पहले, जैसे आज भी आप देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग जैसे वर्ड आपको मिलते हैं ना, अभी हमारी धरती क्या हो रही है, थोड़ी बहुत गर्म हो रही है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। यानी जो हम केवल अपने भारत की जलवायु के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया की बात कर रहे हैं। इसकी दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास वाले मैदान बनने से क्या हुआ कि इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवर की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपके फल लगते होंगे कहीं पर, या खेती में फसलें आ जाती होंगी अच्छी खासी, तो देखते होंगे चिड़िया बहुत आ जाती है ना, या वहां पर क्या होते होंगे, जो आम के फसल लगी, सॉरी आम के अगर पौधे, आम के जो पेड़ों में आम लग गए थे तो वहां पर बहुत सारी चिड़िया आ जाती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, जब ये थोड़ा जलवायु बदली तो हुआ क्या कि बड़े घास के मैदान बन गए। किसके मैदान बने, घास के मैदान बन गए। ठीक है, घास के मैदान बन गए। अब इससे क्या हुआ भाई साहब, घास के मैदान से कि वहां पर जो वहां पर हिरन थे या जो जानवर थे वो क्या करने लगे कि उनको खाकर अपना सरवाइव करने लगे, और उनका जो दिन बर दिन उनका परिवार बढ़ने लगा वहां के जो जानवरों का। ठीक है, क्योंकि वहां जब घास के मैदान बढ़ेंगे तो उनको खाने के लिए अच्छी खासी घास मिल गई। ठीक है, जैसे आपके यहाँ क्या हो भाई, अगर जानवरों को भी अच्छा चारा मिलेगा तो क्या होगी, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। तो वही हाल यहाँ पर भी हुआ कि भाई उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगी। अब वो क्या करने लगे कि भाई उन्होंने ये देखा कि जो जानवर थे वो कैसे क्या है, इनका परिवार कैसे बढ़ रहा है, क्या है, क्या क्या खाते हैं, ये जानवरों के बारे में जानकारी लेने लगे। ठीक है, और हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। अब इन्होंने क्या सोचा होगा कि यार इनको तो मार देते हैं और हम लोग खा लेते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि इनको पाल लेते हैं। पालने से क्या रहेगा, जैसे जैसे इनकी वृद्धि होगी, जैसे आप देखते हैं मुर्गी पालन करते हैं आप लोग, मछली पालन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बकरी पालते हैं। तो जब बकरी से 4 बकरी बच्चे देती है, 5-6 बकरियां हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, उनको पाल लेंगे तो उनसे हमारे खाने पीने का भी चलता रहेगा और इनको पाल के भी रखेंगे। और हो सकता है कि जो दूध मिल जाए हमें उनको पालने से, तो उनको मारने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने सोचने लगे होंगे कि भाई इनको पालना भी चाहिए हमें। तो पालने के लिए उन्हें क्या देखना कि भाई क्या क्या खाते हैं जानवर। ठीक है, घास वगैरह खाते थे। तो साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। क्या हुआ, इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार जब जलवायु परिवर्तन हुआ, घास के मैदान बने और थोड़ी बहुत जो है नदियाँ झील बनी, तो उससे क्या हुआ कि देखा कि भाई मछली भी बड़ी संख्या में वहाँ मछलियाँ मिलती थी, तो मछली भी क्या बन गई, एक महत्वपूर्ण भोजन बन गई। जैसे आज भी आप देखते होंगे जो हमारे यहाँ जो मतलब समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ मछली एक महत्वपूर्ण खाना माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि शुरुआत से लोग वहाँ के मछली खाते हैं, क्योंकि वहाँ पैदावार ज़्यादा कुछ होती नहीं है, तो मछली भी भोजन है वहाँ पर एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। अब उनके दिमाग में आने लगा कि यार यहाँ पर तो जानवर ज़्यादा मिल रहे हैं, हरे भरे घास के मैदान हैं, तो वहाँ से उनको दिमाग में जाता है यार खेती करनी चाहिए और पशुपालन करना चाहिए। कैसे, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। प्राकृतिक रूप से क्या करने थे, उगने लगे थे। अब यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि इन्होंने लिखा है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यानी किसी ने उसको गेहूं जौ को बोया नहीं था। और जो गेहूं और जौ है
जरूरी नहीं जो आज आप गेहूं जौ खा रहे हैं वही है, इसकी प्रजाति है। क्या है? प्रजाति है। प्रजाति का मतलब क्या होता है? उससे मिलती जुलती चीज वहां पर क्या होती, उगने लगी थी। तो उगने से क्या हुआ कि भाई धान जैसे क्या है, अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। जैसे आपने भी आज देखा होगा कि आप कुछ खा करके, फल खा करके फेंक दीजिए, तो वहां से क्या बीज निकल जाता है और वो पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हो सकता है प्राकृतिक रूप से वहां पर उग गए हों। और शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, जो पुरुष थे, उन्होंने क्या किया होगा, ये जो गेहूं और जौ को बटोरना शुरू कर दिया होगा। और जब खा के देखा होगा, इनको तो अच्छा लगा होगा इन्हें, तो इन्होंने क्या किया, इसको बटोरना शुरू कर दिया कि नहीं यार ये तो काम की चीज है। ठीक है, साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कैसे उगते हैं और कहाँ उगते हैं। ठीक है, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। जैसे उन्होंने भाई देखा होगा किस सीजन में हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूं किसी सीजन में होता है, किसी मतलब मौसम में तैयार होता है, धान किसी मौसम में तैयार होता है। तो सब वो लोग देखते होंगे कि भाई किस मौसम में पक रहा है, किस मौसम में तैयार हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखते देखते उन्होंने सीख लिया और उसको तैयार करना भी सीख लिया कि यार इसको क्या करेंगे कि अगर 2-4 दाने फेंक देते हैं जमीन में तो ये तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग क्या नदियों के किनारे बसते थे और वहां की जमीन क्या होती थी, बहुत उपजाऊ होती थी। ठीक है, उपजाऊ मतलब जहां पर आप कोई भी चीज लगाएंगे तुरंत वहां पर पैदावार बहुत होती थी। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए होंगे, कृषक बन गए होंगे। कृषक वर्ड आया है यहाँ पर। कृषक मतलब क्या होता है, किसान होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो छोटा मोटा डाउट है वो आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि भाई हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको टाइम भले लग रहा है, थोड़ी सी आपको हो सकता है कि थोड़ा देर तक आपको बैठना पड़े, लेकिन जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो बाई लाइन हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। वो किसान कैसे बने, खेती पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जैसे उन्होंने देखा होगा कि ये जानवर पसंद क्या करते हैं, ये चारा खाते हैं, तो गए होंगे चारा काट करके अपने घरों के आसपास रख लिया और उनको क्या कर लिया, जानवरों को पालतू बना लिया होगा। तो इससे किसकी शुरुआत हो गई, पशुपालन की। आज भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में गाय है, भैंस है, जिनके घरों में नहीं है, गाँव में देखते होंगे कि गाय और भैंस पालते हैं लोग। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, एक सेकंड हाईलाइट कर लेते हैं और इसको आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। चलिए, तो इनका कहने का महाशय का मतलब ये है कि भाई हमने सबसे पहले जो था वो कुत्ते को जो है पालतू बनाया। जैसे आज भी आप देखते होंगे कुत्ते को पालतू बनाया गया जाता है कुछ जगहों पर, तो वो कुत्ते का पूर्वज था लेकिन कुत्ते से मिलते जुलता था। तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि सबसे पहले जो पालतू जानवर है सबसे वो क्या है, कुत्ता है। सबसे पहला पालतू जानवर। ठीक है, ये जो क्लियर है। अगर कोई पूछता है कि सबसे पहले, अक्सर हम भेड़ बकरी गाय भी पाल रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं पाल रहे हैं, लेकिन हमने पहले क्या पाला, हमने कुत्ता पाला। तो कुत्ता पालने के भी कई कारण होते हैं। कुत्ता बहुत घर का रखवाला भी कहा जाता है ना उसको। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे तथा इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। यानी पशुपालक भी एक दिन में नहीं बने होंगे, धीरे धीरे उन्होंने देखा होगा कि भाई जो झुंड में जानवर रहते हैं उनको आकर्षित करते रहे होंगे, उनकी रक्षा भी करते रहे होंगे। ठीक है भाई, मौसम में सर्दी गर्मी मौसम में उनकी रक्षा करते रहे होंगे या अन्य जानवरों से उनको बचाते होंगे, कोई जंगल का शेर वगैरह आके खा न ले। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे होंगे, वो पशुपालक बन गए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका जवाब क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बताइए कि कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया गया। ठीक है, देखिए पहली चीज तो कुत्ता क्या करता था, घर की रखवाली भी कर सकता है। कुत्ता उनको किसी खतरे से आगाह भी कर सकता है और उनको क्या करता है, उनके जानवरों की भी रक्षा कर सकता है। जानवरों की रक्षा कैसे करता होगा कि भाई कोई छोटा मोटा जानवर आया तो कुत्ता भगा देगा भौंक करके, और अगर बड़ा जानवर आता है तो घर के मालिक को जानकारी दे देगा। तो इस तरीके से कुत्ते को लोग क्या करते थे, कुत्ता उनका एक साथी होता था। जैसे कभी कभी रास्ते में चल रहे हैं, कुछ खतरा आता था, कुत्ता उनको बताता था कि यहाँ कोई खतरा है, कोई यहाँ पर
मतलब कोई अगर उसको खतरा दिखता है तो कुत्ते को बहुत पहले भांप लेते हैं कुत्ते, ठीक है। तो इस वजह से कुत्ते को क्या करा गया होगा, पहले उनको बना लिया गया होगा, ठीक है, पालतू बनाया होगा। तो आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सेम मैट्रिक्स आप कॉपी में उतार देंगे, बस हाँ लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, आपको थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ आपने अच्छे से लिखा है, ठीक है। बस और आपको कुछ नहीं करना है। बसने की प्रक्रिया, चलिए हमने क्या देखा भाई, आर्किटेक्ट थे, घूमते थे इधर उधर, पशुपालन भी चलो करने लगे, खेती भी करने लगे। तो अब क्या हो गया, उससे वो लोग रुकने लगे एक जगह, क्या करने लगे, बसने लगे। जैसे हमारे गांव है, तो गांव तो पहले नहीं थे ना, जब हम ऐसे ही अगर भागते रहेंगे तो गांव तो बस ही नहीं पाएंगे। तो बसने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी रुकाव, एक ठहराव आया जिंदगी में, इसको हम बोल सकते हैं ठहराव, ठीक है, या बसने की प्रक्रिया को, भाई रुके वो लोग एक जगह, ठीक है। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। देखिए बहुत सिंपल सा आपका ये आंसर है, ठीक है। बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले गलती से आपसे, गलती से क्या, अगर कुछ भी पूछता है आंख बंद करके आप जवाब दीजिए कि भाई जो आपने देखा कि जानवरों की देखभाल करने और अपने पौधे को उगाने की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, जो वहां पर जो आपको पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया, ठीक है। चलिए, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, या नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है कि देखिए यहाँ पर जो ये लोग खाने के लिए जो पौधे उगाते थे, ऐसा नहीं था कि ये लोग कभी कभी घास फूस भी हो सकता है उगा लेते हो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, धीरे धीरे इन्होंने जब देखा कि नहीं अब हम मतलब थोड़ी सी किसानी करना सीख गए या जानवरों को पालना सीख गए। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने कभी मान लीजिए किसी ऐसे जानवर को पाल लिया जो बाद में हिंसक हो जाता हो, जो बाद में इन्हीं को मारने लगे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो ये लोग देखते थे कि भाई हमें कौन से जानवर पालने चाहिए कौन से नहीं पालने चाहिए। जैसे कुत्ता था, कुत्ता चलो उन्होंने पाल लिया, लेकिन अगर उन्होंने कोई शेर वेर प्रजाति का पाल लिया तो क्या करेगा, वो इन्हीं को खा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते थे कि जो उगाने के लिए बीज थे उनको संभाल कर रखते थे, और वही बीज रखते थे जिनके दाने क्या होते थे, बड़े होते थे। जैसे गेहूं और जौ इसको उगाया गया था ना, तो गेहूं और जौ इसलिए रखते थे क्योंकि उनके दाने क्या होते थे, बड़े होते थे और उनके डंठल मजबूत होते थे, यानी ऐसे नहीं खराब हो जाएंगे। तो उन्हीं जानवरों को भी रखते थे जो क्या कर सकते थे, जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, ये नहीं कि इनको मारे पीटे, ठीक है। तो जो मारपीट नहीं करते थे। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो अगर आपके जो पालतू जानवर होते थे उनके दांत और सींग क्या होते थे, छोटे होते थे, लेकिन जो हिंसक जानवर होते थे उनके दांत और सींग क्या होते थे, बड़े होते थे। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से चीजों को अपने अपने जो है सेग्रीगेट कर लिया, बांट लिया, ठीक है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना ये आपका, और ये जो छोटा सा दिख रहा है, तो ये तो किसका हो गया, अब छोटा वाला है तो पालतू वाला होगा। ये किसका है, ये पालतू वाला होगा, और ये किसका होगा, ये जंगली वाला होगा। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ये बड़े होते हैं और इसके छोटे होते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि अगर जंगली सुअर पाल लिया इन्होंने तो क्या होगा भैया, वो मारने लगेगा, इनको ही काट लेगा या खा लेगा। लेकिन जो अगर पालतू में करेंगे तो वो इसको कुछ नहीं ज्यादा परेशान करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं तो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। देखिए जब हम क्या करते हैं, जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया से इसलिए है क्योंकि अगर हम कहीं एक जगह रुकते ही नहीं, हम कृषि सीखते ही नहीं, तो हम कभी बसते ही नहीं, हम आज भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कृषि के लिए
अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये याद रखिएगा, आपको इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, ठीक है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए यहाँ लिखा गया है एक नवीन जीवन शैली। नवीन जीवन शैली, नई जीवन शैली की बात हो रही है यहाँ पर। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तो आपको एक काम दिया जा रहा है कि तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। विकसित मतलब बड़ा होने में कुछ वक्त लगता है, इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। जैसे अगर आपने क्या है, आपने गेहूं जौ बोया तो हो सकता है 10-15 दिन में ही निकल जाए, लेकिन अगर आपने क्या है किसी का पेड़ लगाया आम का या किसी ऐसे फल का पेड़ लगाया तो हो सकता है वो बड़ा होने में टाइम लगेगा ना उसमें। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह लंबे समय तक रहना पड़ता था, क्योंकि ऐसा होता था ना कि भाई जैसे आप कुछ फसलें क्या होती हैं जल्दी उग जाती हैं, 6 महीने में हो जाती हैं, 3 महीने में हो जाती हैं, 4 महीने में, लेकिन कुछ फसलें क्या होती थी बहुत लंबा समय ले लेती थी। तो इसलिए उनको क्या रहना पड़ता था, एक समय पर रहना पड़ता था। यही एक उनकी बसने की प्रक्रिया शुरू हुई थी यहीं से, ठीक है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक वो क्या करते थे, वहीं रुके रहते थे। उनकी पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। देखिए वो फसलों के पकने तक क्या करते थे, उनकी सिंचाई भी करते थे, भाई उनको पानी चाहिए पौधों को तो पानी देते थे, उनके खरपतवार हटाते थे, यानी जो हमें जो एक्चुअल पौधा चाहिए वही पौधा रहे और बाकी खरपतवार वहां से हटाते थे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा उसी के बीच में खो जाएगा या खराब हो जाएगा। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करते थे, नहीं तो क्या करेंगे, जो फसल पैदा होगी वो खुद ही खाएंगे ना, अपने लिए बचा रहे थे, नहीं तो ऐसे क्या होगा चिड़िया या जानवर उनको खराब कर देंगे। जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। क्यों, क्योंकि भाई उस समय इतने ज्यादा संसाधन नहीं थे कि कैसे रखा जाए इस पौधे सामान को, ठीक है। जैसे आज हमारे पास बहुत बहुत सारे हमारे पास क्या आ गए हैं, आज हमारे पास जो है एक देखा जाए तो बड़ी ही उनको संभाल के रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस समय इतना चीजें थी नहीं, ठीक है। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, ठीक है। इसलिए लोग को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब जैसे जैसे चीजें होती हैं तो क्या होता है, आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। तो आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तो उनके क्या हुए, आविष्कार हुए। क्या हुए, आविष्कार हुए। क्यों, क्योंकि वह जब उन्होंने अनाज पैदा कर लिया तो अनाज रखेंगे कहाँ पर। तो आपने देखा होगा ना, मैंने पहला चैप्टर में एक मटका दिखाया था आपको, एक मटका दिखाया था ना आपको, तो कहीं ना कहीं वो मटका भी पानी भरने के लिए, अनाज रखने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हम आगे भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। आप अब तो देखते जाइए कि हम कैसे एक कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। तो उनके भंडारण मतलब उनको रखने के लिए, ठीक है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। अच्छा देखिए, कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, होता है शुरू शुरू में जमीन में गड्ढा खोद दिया हो, उसमें कुछ लोगों ने मतलब उनका भंडारण किया हो। कुछ लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए होंगे, कुछ ने टोकरियां बुनी होंगी, क्योंकि भाई उसमें हम रखेंगे, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते रहे होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अब आपको ये आपका जवाब देना है कि भाई जो शिकारी थे या जो भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे या उनका उपयोग करते रहे होंगे या नहीं करते रहे होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, ये क्यों कह रहा है जानवरों के लिए, जानवरों के लिए यहाँ यूज किया गया है कि चलते फिरते खाद्य भंडार है। जो जानवर थे, मान लीजिए अब वो लोग कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इन्होंने लिखा है कि जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखिए आपने भी देखा होगा कि दूध के लिए हम जानवरों को पालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, मुर्गी पालन करते हैं या बकरी पालन करते हैं, किस लिए, उनको खाने के लिए या उनके मांस के लिए, सेवन के लिए। तो जानवर क्या थे, एक चलते फिरते खाद्य भंडार थे। खाद्य भंडार मतलब खाने का एक तरीके से सोर्स थे, स्रोत थे, ठीक है। स्रोत मतलब कि भाई जहां से हमें कुछ मिल सकता है। तो भोजन का क्या था भाई साहब, एक अच्छा स्रोत था, वहां से भोजन मिल सकता था। यानी अगर खाने के लिए कुछ भी ना बचा हो तो जानवरों को ही वो लोग अपना खान भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, ठीक है।
तो पशुपालन क्या था कि अगर आपने जानवर रखे हैं तो क्या थे, आपके चलते फिरते खाद्य भंडार थे कि भाई नहीं मिले तो उनसे दूध मिल जाएगा, दूध से आप अपना पेट भर सकते हैं। क्योंकि उस समय उन्हें क्या होता है ना, उनको स्कूल नहीं आना था आपकी तरीके से, ना उनको पढ़ना था, उनको बस केवल अपना जीवन यापन करना था। तो उस तरीके से जानवरों से हमें बहुत कुछ मिल जाता है जो यहाँ बता रहा है। ठीक है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ये भी आपको बताना है। देखिए यहाँ सारे आंसर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, भोजन के अतिरिक्त हमें क्या मिलता है भाई, देखिए भोजन के अतिरिक्त हमें जो भी जानवरों से आपने देखा होगा, जो भेड़ होती है हमें ऊन मिल जाता है उससे। ठीक है, हमें चमड़ा मिलता है। ठीक है, जानवरों के चमड़े जो होते हैं निकल जाते हैं तो उससे मिलता है, जानवरों के जो है ऊन मिल जाता है हमको। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जानवरों से हमें दूध मिल जाता है। तो इसलिए जो भोजन के अतिरिक्त आपको बताना है कि आपको जानवरों से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बात हो रही है, आओ आरंभिक कृषकों तथा पशुपालकों के बारे में पता करें। यहाँ क्या कह रहा है कि भाई आइए, जब आरंभिक कृषकों, जो शुरुआत के किसान थे भाई साहब, उनको पता नहीं था कि कैसे कौन सी फसल बोई जानी है, कब तैयार होती है, वो धीरे 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 करके वो सीखते रहे। और जो पशुपालक थे, जो नए नए पशुपालक बने थे, तो उनके बारे में क्या करते हैं, हम पता करते हैं। ठीक है, मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। चलिए हम फिर से चलते हैं मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 पे। उनमें क्या कह रहा है कि क्या तुम कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। अब हम वहाँ नीले वर्ग भी देखेंगे, क्या देखेंगे वहाँ पर, नीले वर्ग देखेंगे, सॉरी ये नीले वर्ग देखेंगे। इस तरीके के वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, नीले वर्ग, इसमें चारों बराबर होते हैं भुजाएं, इसको हम वर्ग बोलते हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों तथा पशुपालकों की बस्तियां थीं तथा या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों तथा पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं तथा इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसल उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो भी इनिशियली या शुरुआती दौर में एक आपकी क्या होती थी, जो भी शुरुआती दौर में यहाँ पर जो खेती होती थी, उनके कुछ जगह बताई गई है, जो कि हम किस में जाएंगे, मानचित्र संख्या 2 में, और पृष्ठ संख्या 13 पे चलते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर जो स्क्वायर है, यहाँ पर झोम है, मेहरगढ़, मैंने आपको क्या बताया था, गेहूं, और जो हमने यहीं पर पाया था कोल्डीवा, हमने चावल के साक्ष्य मिले थे। महागढ़ा हो गया, चिरांद हो गया, दाऊजली हेडिंग हो गया, जो आपकी गारो हिल्स थी, जो हमें आरंभिक जो यहाँ पर जो क्या मिले थे, दाओ यहाँ पे इस तरफ हमें क्या मिली थी, यहाँ में गारो हिल्स मिली थी ना, गारो पहाड़ियाँ, तो हमें क्या मिले थे, आरंभिक खेती के यहाँ साक्ष्य मिले थे ना हमें यहाँ पर। तो यही कह रहा है कि जो भैया यहाँ पर जो स्क्वायर वाले हैं वो नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, मतलब पुरापाषाणिक, मध्य पाषाणिक नहीं, नवपाषाणिक है। जब हम क्या कर रहे थे शुरुआती दौर में, तो हमने भाई क्या पत्थर से खाना पीना वही सीखा, एक जगह भागते थे दूसरी जगह और जो हमारे मध्यकाल में क्या हुआ, 12,000 के करीब में, 12,000 के करीब में जब हमारा जलवायु परिवर्तन हुआ, उसी समय हमने खेती किसानी करने के बारे में भी सोचा। तो नवपाषाण काल तक हमने कुछ देखिए, चिरांद जैसे जो पय्यमपल्ली हो गया, आपकी हल्लूर हो गया, तो इन जैसी जगहों पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हम समझ गए थे कि हमें खेती की थी। ठीक है, हमें यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो हमें जले हुए चावल के दाने मिले, जिससे हमने क्या देखा कि भाई उसका हमने टेस्ट किया, तो हमें पता चला कि हाँ भैया यहाँ पर खेती होती थी और ये फसल उगाई जाती रही होगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्थायी जीवन की ओर। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों तथा झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज हो। वर्तमान में कहाँ है, कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास, ठीक है, गर्त मतलब नीचे होता है, गर्त मतलब गड्ढों के नीचे जो वास होता है उसको गर्तवास बोलते हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम में हमें क्या मिला है, गर्तवास मिला है। ठीक है,
गड्ढों के नीचे घर बनाते, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। कश्मीर कैसा है आपका? कश्मीर है आपका बहुत ही ज़्यादा ठंडा स्थान है। पढ़ा होगा ना आपने, बुक्स में पढ़ा होगा। जो लोग बच्चे कश्मीर तरफ गए होंगे या जा रहते होंगे उनको पता होगा कश्मीर बहुत कैसा है, ठंडा है। तो जो हमें क्या हुआ, एक गड्ढा मिला, वहाँ पे लोग गर्तवास, मतलब अभी तो वहाँ पर घर बन गए होंगे, लेकिन जो आरंभिक मानव थे वो कैसे रहते थे, वहाँ एक गर्तवास बना रखा था इससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, और उसमें एक सीढ़ी भी बनी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब इन्होंने बताया कि भाई हमें घर के अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह कहाँ मिले हैं, आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो हो सकता है लोग घर के अंदर भी खाना बनाते रहे होंगे, घर के बाहर भी आग जलाते रहे होंगे, या ठंडी में भाई आग के जो होते नहीं, बहुत लोग आग बाहर जलाते भी हैं वैसे भी। ठीक है, ये कह रहे हैं एक गर्तवास का चित्र बनाओ। ठीक है, भाई आपको गर्तवास का चित्र बनाना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युगीन का माना गया है। इसमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। देखिए हमने क्या बोला, ये नवपाषाण युग का है। क्या है? नवपाषाण युग का है। तो इसमें क्या होता होगा इसकी क्वालिटी में? इसकी क्वालिटी ये होती होगी कि जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उनकी पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, उन पे क्या कहती थी? पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल किसकी? पत्थर की बनती थी। तो उसका प्रयोग हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वनस्पति जो थी, हमारी जो फसलें थी, ठीक है, उससे प्राप्त जो अनाज था उसको हम पीसने के लिए करते थे। ठीक है, आज हजारों साल बाद भी ओखल और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता होगा। आपने भी अपने घरों पर या कहीं पर जरूर देखा होगा, उससे ओखली पढ़ते हैं ना, ओखल या ओखली। ठीक है, तो उस तरीके की चीजें होती है ना, ये ऐसे ही होती है ओखली। तो आप देखते होंगे ना, आज भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन, प्रस्तर वही है पत्थर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार हो रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन क्योंकि हमें क्या था, बहुत कम ही मिले हैं इस तरीके के हड्डियों के साक्ष्य, तो हमें पत्थर बचते थे। ठीक है, अब 20 लाख वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो हड्डियां तो वैसे भी मान लीजिए उसमें मिल जाती थी, लेकिन पत्थर क्या है, बच जाते थे। तो हमें जो नवपाषाण यहाँ इसमें क्या मिला कि जिनकी धार, जो नवपाषाण युग के जो औजार थे उनकी धार अधिक पैना करने के लिए क्या, उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, यानी हमें धारदार हथियार मिलते थे। यानी नवपाषाण में क्या मिलते थे हमें? धारदार हथियार। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। देखिए हमने क्या बताया था, खेती कर रहे थे नवपाषाण युग के काल में, हमने क्या किया था, हमने कृषि की थी। हमने क्या किया था? कृषि की थी भाई साहब। ठीक है, खेती की थी, कृषक। तो हमें भाई उनका भंडारण, जो हमें अनाज मिलेंगे उनको भंडारण भी करना था हमको। ठीक है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि भाई नवपाषाण काल के पुरास्थलों से जो उनके अवशेष जहाँ में मिले हैं उससे क्या मिले हैं, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों पर सजावट हो जाती है ना, ऐसी सजावट हो जाती है या ऐसी सजावट हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ न कुछ सजावट जैसे कर देते हैं मान लो, तो कुछ कुछ बना दिया यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन पर अलंकरण किया गया है, यानी चित्रकारी की गई है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब तक जो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, फल फूल ही खाते थे, अब उनके जीवन में क्या, चावल, गेहूं, दलहन जैसी चीजें भी आने लगी हैं, अनाज जैसी चीजें। यानी हम बहुत ही चीजें पढ़ रहे हैं ना, हमें तक अभी तक घर नहीं था, हम भागते थे इधर उधर, फिर हमने देखा कि हमने खेती किसानी की, हमने पशुपालन किया, अब हम क्या, रोटी दाल चावल भी खाने लगे भाई साहब। ठीक है, चलिए ऐसे बढ़ते हैं आगे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। क्या करने लगे, कपड़े, क्योंकि उनको पहनने के लिए भी तो चाहिए। अभी तक क्या करते थे, जो जानवरों की छाल थी वो पहनते थे। ठीक है, या कहीं पेड़ पौधों की पत्तियां लपेट लेते थे। लेकिन अब क्या था भाई साहब, वो लोग क्या करने लगे, कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो उनको कपास, जैसे हमने आपको आगे चल के ही पढ़ेंगे, कपास हम सबसे पहले क्या, कपास ही उगाते थे,
तो इसके बारे में भी आप जानकारी आगे लेंगे, ठीक है। चलिए, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया ना, तो यहाँ ध्यान रखिए, बहुत आराम से पढ़ना है हमको, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये पूछ रहा है कि क्या परिवर्तन जो था, जैसे आपने देखा ना भारतीय उपमहाद्वीप है चाहे विश्व भी है, तो क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए, मतलब सब लोग ऐसे खेती किसानी से आज आप, तो ऐसा नहीं था। तो यहाँ लिखा गया ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, ठीक है, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। जैसे अभी भी कुछ लोग क्या करते थे कि जो स्त्री पुरुष थे वो शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते रहे होंगे, तो वहीं पर कुछ लोग ने क्या करते थे, हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन अपना लिया। जैसे अभी भी आप देखते हैं कुछ देश क्या है, विकसित है, कुछ देश विकासशील है, कुछ देश क्या है जो पूर्णतः विकसित हो चुके हैं, जिनके यहाँ बहुत बड़ी चीजें हो चुकी हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन कुछ विकासशील है। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ करता रहा होगा। कुछ कुछ जगह लोग खेती किसानी भी जान गए होंगे, कुछ कुछ यहाँ पे अभी तक लोग जो है क्या करते रहे होंगे, वही काम वही ढर्रे पे जिंदगी अपनी चल रहे होंगे। तो ये भी ये जो क्वेश्चन इसके दिमाग में आया हुआ है यहाँ पर, तो वो भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, ठीक है। जैसे मौसम जैसा होता था उसी के अकॉर्डिंग वो अपने क्या करते थे, जीवन को यापन करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मेहरगढ़ की बात हो रही, जो आपने देखा होगा ना कि किरथर और सुलेमान जैसे पहाड़ियों के पास जहाँ हमें गेहूं और जौ मिला था, क्या मिला था, गेहूं और जौ मिला था, तो वहां की बात कर रहा है कि भाई वहां पर जो जीवन मृत्यु कैसी थी। भाई देखिए ऐसा है कि जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु तो भाई एक समय के बाद में, जीवन काल तो 60-70 सालों का या 100 सालों का जो भी है, एवरेज लाइफ मानी जाती है 70 से 80 वर्ष मनुष्य की, इतने वर्ष बाद तो उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो वहां पर वो कह रहा है कि मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु थी कैसी, ठीक है, मृत्यु के बारे में क्या करते थे लोग। तो यहाँ लिखा कि 5 चित्र 2 में पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ तो आपको ढूंढ ही लेंगे आराम से। क्या कह रहा है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ क्या है, एक हरा भरा समतल स्थान, समतल मतलब एकदम फ्लैट, ठीक है, एकदम प्लेन है, और बोलन दर्रे के पास में है, जो किसके रास्ता है, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। ईरान वहां से जाते हैं तो बोलन दर्रे, दर्रे का मतलब क्या, दर्रे से जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारे घर में दर्रा बड़ा छोटा है, ऐसा नहीं है, वो जो पहाड़ का दर्रा होगा ना बहुत बड़ा होता है, वो रास्ता होता है। तो बोलन दर्रे की अगर बात करें तो रास्ता पढ़ेंगे आज, दर्रे महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। दर्रा क्या है, दर्रा रास्ता है एक तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा। बोलन दर्रा उसको बोला जाता है, जिससे हम ईरान जाते हैं, यानी पाकिस्तान में भी है, ठीक है, पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके का सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। देखिए यहाँ कह रहा है ना कि यहाँ इस इलाके में मैंने सबसे पहले गेहूं जौ उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखा। विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इनमें हिरण तथा सुअर और जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं। हमें क्या मिला है, यहाँ पर जो हड्डियां हमें मिली हैं उससे हमने जो टेस्ट करवाया है वो हमें पता चल गया भाई कौन कौन सा जानवर था, ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर मतलब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ना, चौकोर और आयताकार घरों के क्या हमें मिले हैं, अवशेष भी मिले हैं मेहरगढ़ से, यानी वहाँ घर भी था। इसका मतलब क्या था भाई साहब, वहाँ लोग घर बना चुके थे या घर पत्थरों से बना के रहते थे। देखिए यहाँ पे रास्ता दिया गया है ना, देखिए 4 कमरे बना रखे इन्होंने, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 4 कमरे इस तरीके से, इसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। भंडारण मतलब देखिए वहाँ के लोग खेती किसानी सीख चुके थे, उनके घर में क्या होता था भाई साहब, अनाज आता था, तो अनाज को भी रखने के लिए क्या करते थे, कुछ जगह तो रखते ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ कह रहा है कि मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। देखिए जब भी किसी की मृत्यु आती है उसके सम्मान जताते, बहुत अच्छा था, जो भी चीजें हैं उसके लोग जो अंत्येष्टि होती है उसमें शामिल भी होते हैं, ठीक है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। परलोक यानी दूसरे लोक में लोग क्या है, मृत्यु के बाद किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं, ऐसी मान्यता थी। तो वहां भी वो लोग जाकर के रहते होंगे, ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, ठीक है।
यानी क्या होता था कि जो मृतक थे, जो मृत्यु हुई, तो उनकी जो कब्र थी, जो उनको वहां पर हमें क्या मिला है, कब्र मिली है ना, तो कब्रों में क्या होता था कि उनके उनके साथ कुछ सामान दे रख देते थे। यानी कुछ सामान अगर रख दिया तो सोचते थे कि इसके साथ ही वो सामान भी जाएगा, ठीक है, उसको खाने की, परलोक में भी खाने की कोई समस्या ना हो, क्योंकि भाई लोग खाते ही पीते थे, ठीक है, वो खाने पीने और आखिरी तक और जो इसी की जिंदगी वो लोग व्यतीत करते थे। तो यहाँ पर ये चीजें निकल करके आ गई। यहाँ लिखा गया मेहरगढ़ के घर का चित्र दिया गया है, 4 कमरे यहाँ बना दिए गए हैं। हो सकता है कोई एक कमरे में कुछ अनाज वगैरह रखा जाता हो, जैसा कि आजकल हमारे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता है, जो कृषक बैकग्राउंड से आते हैं या कृषि बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे वो जानते होंगे, ठीक है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। भाई देखिए, आपके घर में भी कुछ कमरे होंगे, वैसी समानता तो लगभग कुछ न कुछ समानताएं तो मिल ही सकती हैं, ठीक है। चलिए, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने को रखा गया होगा। क्या क्या है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, क्योंकि उस समय लोग वही बताया नहीं कि भेड़ बकरियां ये सब चीजें खाते रहे होंगे। देखिए यहाँ एक मृतक है, ये लेटा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ देखिए बकरी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इसके भोजन का भी व्यवस्था की हुई है। क्यों व्यवस्था की है? क्योंकि सोचते थे कि ये व्यक्ति जो था ये ऐसा है कि परलोक किसी दूसरे लोक में जाएगा और जीवन में पाएगा, तो यहाँ पर इसके खाने की व्यवस्था भी इन्होंने कर दी हुई है, 2 बकरियां रख करके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखा गया मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है, ये दिया गया है आपको पूरा। क्या तुम बकरी के कंकाल को बचा सकते हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो मनुष्य का कंकाल है तो ये बकरी का ही कंकाल होगा, ये रहा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, यहाँ बात आती है अन्यत्र की, ठीक है। अन्यत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर ये बात हो रही है हमारे उपमहाद्वीप में नहीं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पूरे विश्व के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। लेकिन ये जो चीजें बता रहे हैं तो सबके लिए सेम ही है ना भाई। आरंभिक मानव कहाँ से होंगे, वो तो हर जगह रहे होंगे आरंभिक मानव। तो भारतीय उपमहाद्वीप के हम बाहर जाएंगे तो हम अन्यत्र की बात कर रहे हैं, कहीं और जगह, किसी अन्य जगह की, ठीक है। तो लिख रहे हैं भाई फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। देखिए फ्रांस की गुफा में यहाँ ये चित्रकारी की गई है, ये देखिए कितना जो है इनका मतलब सजीव चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं ना, आप कितना अच्छी चित्रकारी यहाँ पे की गई है उस समय के लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बनाया है इन्होंने, गुफाएं बनाया हुआ है, ठीक है। और फ्रांस की गुफा का नाम जो है वो लेस्को है, ठीक है। मैं ऐसे तो आपको बता दे रहा हूँ, लेस्को नाम है इसका, फिर भी कोई जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अपने एटलस है, एटलस एक बुक होती है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक होती है, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, आप फ्रांस को ढूंढिए। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है, ठीक है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। जब की थी, अभी ये 100 साल पहले ही की गई है। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। सोचिए, अभी हमें 100 साल पहले ही मिला हुआ है, और इसको कब बनाया गया था, 20,000 साल से पहले, 20,000 साल से लेकर कितने, 10,000 साल पहले के बीच बनाया गया है, ठीक है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रैंडियर, बारहसिंगा और शुअरों का गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। पर यहाँ आपको 2 ही चित्र दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर इनको कुछ इसकी चित्रकारी जो रंगों से चित्रित किया गया है, जैसे हमने अभी तक जो देखा था, वो चित्र देखा था, उसमें क्या था, कोई रंग वगैरह नहीं थे, नॉर्मल चित्रकारी थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि रंगों से चित्रित किया गया है। उनको रंग कहाँ से मिल गए, तो रंग के लिए क्या करते थे, लौह अयस्क जो थे और चारकोल, ठीक है, जैसे खनिज पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। खनिज पदार्थ क्या, जो खोदने से मिलते हैं हमको, ठीक है, तो उनको हम खनिज पदार्थ बोल देते हैं। तो यहाँ इनका यही कहना है कि भाई जो कुछ खनिज पदार्थ थे, लौह अयस्क और चारकोल, इनसे हमने क्या बना लिया होगा, हमने यहाँ चित्र बना दिया होगा, ठीक है। और इनका बनाते क्यों रहे होंगे, क्योंकि कोई उत्सव पड़ता है, जब हम देखते हैं कोई उत्सव, हमारे घर में दीपावली पड़ती है, होली पड़ती है, तो हम रंगोली बनाते हैं, तो कोई ऐसे वहाँ उत्सव पड़ता रहा होगा, तो ये लोग जो उसकी चित्रकारी करते रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक मतलब नया नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में लिखा गया कि एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल
युग टर्की में है। चताल युग एक नाम याद रखिएगा, चताल युग जो है वो क्या है, टर्की में, ये नवपाषाण युग का है। और आपको अपनी एटलस में ढूंढना है, पहले तो आप क्या ढूंढेंगे उसमें, पहले ढूंढेंगे आप तुर्की को ढूंढेंगे। किसको, टर्की को। इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, हिंदी में तुर्की बोलते हैं, ठीक है। हाँ, दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन विकसित नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ जो जानवरों का एक उपयोग ये भी हुआ करता था कि उनकी पीठ पर लाद करके सामान को ढोते थे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो आपका चताल युग टर्की में है, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ से बहुत बाहर से सामान लाया जाता था। और कहाँ से, सीरिया से चकमक पत्थर लाया गया है। सीरिया से क्या लाया गया है, चकमक पत्थर लाया गया है। लाल सागर की कौड़ियां लाई गई हैं, भूमध्य सागर की सीपियां लाई गई हैं। और ये सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कहाँ पर, एटलस पर। एटलस पर आप जब ढूंढेंगे टर्की को तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक नवपाषाणिक पुरास्थल की आप जांच कर सकते हैं वहां से, ठीक है। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। देखिए, कौड़ियों और सीपियों का उपयोग आपको पता ही होगा कि सीपियों और कौड़ियों का उपयोग हम कुछ गहने आभूषण बनाने के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर इस तरीके से, या आपने देखा होगा कौड़ियों और सीपियों का प्रयोग भी हम लोग मुद्रा के रूप में भी करते रहे होंगे लोग अपनी एक, क्योंकि आकर्षक होती हैं, ये देखने में अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो उस तरीके का भी उपयोग कर सकते रहे होंगे, ठीक है। चलिए बात करें उपयोगी शब्द की, तो आखिर टैगोर खाद्य संग्रह के बारे में आपको जानकारी हो ही गई है। पूरा स्थल के बारे में मैंने बता दिया, उद्योग स्थल के बारे में बता दिया। उद्योग स्थल देखिए वो ऐसे स्थल थे जहां पर हमें क्या मिलते थे, कुछ सामान मिलते थे, जो हमें पत्थर मिलते थे, जो कह नहीं रहे थे हमें वहाँ पे, जहाँ पे पत्थर, जो अच्छे पत्थर मिले वहीं पर हम लोग जाते थे। तो वो जो अच्छे पत्थर जहाँ मिलते थे उनको एक तरीके उद्योग स्थल का नाम दे दिया गया। आवासीय स्थल जहाँ पर हम लोग रहते थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, ये तो सबकी बारे में बता ही दिया। कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र, इन सब के बारे में आपको जानकारी हो ही गई है। एक तरीके के उपयोगी शब्द हैं जो आपकी पढ़ाई में या आपके आगे वाले चैप्टरों में भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आ रहा है कल्पना करो। कल्पना करने के बारे में बता रहा है कि आज से 12,000 पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतर दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तो तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियां सुनाएंगे। इस तरीके की कल्पना आप कर सकते हैं। कल्पना देखिए, कल्पना करने के लिए हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। तो जैसे आप भी कल्पना करने के लिए एकदम स्वच्छंद है, एक फ्री है, आप कल्पना करिए। अगर कुछ कल्पना में आपको लगता है कि नहीं ऐसी चीजें हो सकती थी, आप उसको पेन डायरी में नोट करिए, क्योंकि कल्पना ही आपके दिमाग को और ऊंचाई तक ले जाती है। जितनी आप कल्पनाएं करते हैं, जितनी आप चीजें अपने दिमाग में सोचते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने दिमाग का विस्तार करना है। और एनसीईआरटी पढ़ाने का मेरा यही एक मतलब रहता है कि इसकी चीजों को ऐसी पढ़ी जाए कि आपके दिमाग का एक विस्तार हो, ठीक है। चलिए आओ याद करें। जैसे कुछ प्रश्न है, इसको मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि मैं इनका भी एक सॉल्यूशन देता ही हूँ एक वीडियो में, अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए आपको एक होमवर्क मिल रहा है यहाँ पर, तो आप अपने ईमानदारी से इसको करिए। फिर हम जब हम करेंगे तो उसको आप मिलान करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल के लिए जो आपका ये चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म होता है, और इसके अगर हम जो होमवर्क है उसका अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप भी अपना उसमें पहले अपनी बुक में कर लेंगे, ठीक है। ये आप अपने बुक में इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ इसमें मदद मिलती है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम इसी तरीके से एनसीईआरटी की सीरीज को जारी रखेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, हम आपको हर विषय के, एनसीईआरटी के केवल इतिहास ही नहीं, आपको भूगोल के बारे में, उसकी मैथ्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में, हिंदी के बारे में, हमारा प्रयास यही है कि हम हर विषय के बारे में आपको एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जिससे आपकी एक संपूर्ण तैयारी हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।